क्या दोस्तों आजकल आप चाय खरीदते हैं? क्या रुपए चाय का कप आपको मिल रहा है? और आप में से कितने लोग हैं जो चाय खरीदने के बाद उसका पेमेंट कैश में करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में आज एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप सुबह एक कप चाय खरीदते हैं, दोपहर में 500 का किराना लेते हैं, शाम को बिजली का बिल भर देते हैं और रात में किसी दोस्त को 10,000 रुपए उधार दे देते हैं, इन सब के बीच शायद ही एक बार भी आपको कैश निकालना पड़ता हो या कार्ड की जरूरत पड़ती हो, तो उस व्यवस्था का नाम यूपीआई है। दोस्तों यूपीआई अब केवल पेमेंट सिस्टम नहीं रहा, यह हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल हैबिट बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक खबर बहुत तेजी से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है कि अब यूपीआई पर चार्ज लगेगा। कहीं कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा रुपए भेज दिए तो पैसे कट जाएंगे, कहीं दावा किया जा रहा है कि सरकार ने यूपीआई को चार्जेबल बना दिया और कहीं तो बाकायदा कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है इतने रुपए भेजने पर इतना चार्ज लगेगा। तो आज हम किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम समझेंगे कानून वास्तव में क्या कहता है। और सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, सिर्फ इस लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट के कारण आज आपके सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हो गया है। आप 200 रुपए भेजिए, 2000 भेजिए, 20,000 भेजिए, सिर्फ इस बदलाव के आधार पर यह कह देना कि 2000 पार करते ही आपके अकाउंट से कोई यूपीआई चार्ज अपने आप से कट जाएगा, ये झूठ है। अब सवाल है कि फिर इतना हंगामा क्यों हुआ है? तो आज मैं इस पूरी बात को, क्या पार्लियामेंट में बात आई, कौन सा अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट का आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सही और सटीक जानकारी लेकर आपके लिए आया हूं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 6 अगस्त 2026 से, जब लोकसभा में टैक्सेशन इन अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 से जुड़े बदलावों को लेकर चर्चा सामने आई। लेकिन यहां एक लॉ स्टूडेंट को बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन समझना चाहिए। पावर टू इंपोज अ चार्ज इन एक्चुअल इंपोजिशन ऑफ चार्ज दो अलग अलग लीगल स्टेजेस हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी स्टेट्यूट में सरकार को यह एम्पावर दी जाती है कि वह नोटिफिकेशन जारी करके किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट कर सकती है। क्या केवल इस पावर के मिल जाने से रेगुलेशन अपने आप लागू हो जाता है? नहीं, उसके बाद देखना होगा कि क्या सरकार ने उस स्टेट्यूटरी पावर का एक्सरसाइज किया है, क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, उसकी इफेक्टिव डेट क्या है, किन ट्रांजैक्शन पर वो लागू होगा, एग्जम्पशन दिए गए हैं क्या, रेट क्या है। यूपीआई वाली पूरी बहस को भी इसी लीगल प्रिंसिपल से समझना चाहिए। इसलिए हेडलाइन देखकर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि अब यूपीआई चार्जेबल हो गया है, कानूनी रूप से जल्दबाजी होगी। अब आते हैं उस 2000 वाली बात पर जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर 1999 भेज दें तो फ्री होगा और 2001 रुपए भेज दूं तो चार्ज होगा, कैसे? फिलहाल ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल मत मानिए। किसी अमाउंट का सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना और उस अमाउंट का लीगली एनफोर्सिबल थ्रेशोल्ड बन जाना एक ही बात नहीं है दोस्तों। कानून में पैसा आपके व्हाट्सएप मैसेज से नहीं कटता, उसके लिए एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजन, रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सब देखने पड़ते हैं। इसलिए यदि कल आपके पास मैसेज आ जाता है कि आज से 2000 रुपए से ऊपर यूपीआई पेमेंट करने पर चार्ज लगेगा, तो ये सच को जल्दी से फॉरवर्ड मत कर देना। फॉरवर्ड करने से पहले खुद को सवाल पूछना, नोटिफिकेशन कहां है, किस अथॉरिटी ने ये जारी किया है, नोटिफिकेशन नंबर क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। दोस्तों एक लॉ स्टूडेंट और एक जागरूक नागरिक में यही तो अंतर होना चाहिए कि वह इंफॉर्मेशन को केवल कंज्यूम नहीं करता, उसका सोर्स वेरीफाई करता है। अब इस पूरी कहानी में टेक्निकल एग्जम्पशन बहुत महत्वपूर्ण है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। आप किसी मर्चेंट के यहाँ डिजिटल पेमेंट करते हो, उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के पीछे केवल आपके मोबाइल की स्क्रीन काम नहीं कर रही होती है, पीछे पूरा पेमेंट इकोसिस्टम होता है। बैंक्स हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर्स हैं, सेटलमेंट मैकेनिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम है और टेक्नोलॉजी को लगातार मेंटेन करने वाली पूरी व्यवस्था है। यानी आपके लिए ट्रांजैक्शन कुछ सेकंड्स का हो सकता है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को संभव बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है। इसीलिए डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में एक फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कौन बेयर करेगा? कस्टमर, मर्चेंट, बैंक या सरकार या सर्विस प्रोवाइडर या गवर्नमेंट किसी इंसेंटिव अथवा सब्सिडी मैकेनिज्म के जरिए इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। यहीं से एमडीआर की बहस शुरू होती है और इसी कारण हमें यूपीआई फ्री है और यूपीआई को चलाने में कोई कॉस्ट नहीं आती, इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक नहीं समझना चाहिए। यूजर्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन फ्री हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की कोई इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं है या वो जीरो है। अब प्रश्न उठता है, अगर भविष्य में सरकार कोई चार्ज स्ट्रक्चर लाती है तो पैसा किससे लिया जाएगा? यह सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। मान लीजिए आपने किसी दुकान में 5,000 का सामान खरीदा और यूपीआई से पेमेंट किया।
यदि भविष्य में किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पर चार्ज आता है तो कम से कम थियोरिटिकली कई मॉडल्स हो सकते हैं। चार्ज कस्टमर बेयर करे, मर्चेंट चार्ज बेयर करे, पेमेंट इकोसिस्टम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्मॉल ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट रहे, पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शन अलग रखे जाएं, पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन के लिए अलग व्यवस्था हो, लार्ज मर्चेंट्स और स्मॉल मर्चेंट्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हो, या ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पर अलग अलग स्लैब्स हों। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पॉसिबिलिटी समझा रहा हूं, वर्तमान में ऐसा कोई नियम नहीं बना है। जब तक एक्चुअल लीगल इंस्ट्रूमेंट सामने न आए, ये कह देना कि कस्टमर ही पेमेंट करेगा या मर्चेंट ही पैसे देगा, ये स्पेक्यूलेशन होगा। यही कारण है कि यूपीआई की इस खबर को सेंसेशनल हेडिंग बनाने के बजाय लीगल प्रोसेस के रूप में समझना चाहिए। और यहाँ एक दूसरा सवाल भी उठता है दोस्तों कि सरकार यूपीआई जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल पेमेंट सिस्टम में चार्ज की पॉसिबिलिटी क्यों रखना चाहेगी? इसका उत्तर थोड़ा इकोनॉमिक्स में मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जितना बड़ा होता जाएगा, उसे ऑपरेट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। बैंक्स को सिस्टम मेंटेन करना होगा, साइबर फ्रॉड को रोकना है, सर्वर चलाने हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी बढ़ानी है, इन सब में पैसे लगेंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए भी पैसे लगेंगे और करोड़ों ट्रांजैक्शन को लगभग रियल टाइम में प्रोसेस करना अपने आप में मुश्किल हो जाएगा बिना किसी कॉस्ट के। इसीलिए लॉन्ग टर्म क्वेश्चन केवल ये नहीं है कि यूपीआई फ्री होगा या नहीं, असली पॉलिसी क्वेश्चन है इंडिया अपने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे रखेगा और साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन को नुकसान भी कैसे नहीं होने देगा। यह कहीं ज्यादा गंभीर सवाल है, क्योंकि मान लीजिए 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जैसे पेमेंट पर भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेंगे, तो फिर कंज्यूमर कैश की तरफ जाएंगे, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, छोटे मर्चेंट्स यूपीआई को डिस्करेज करेंगे, डिजिटल इंक्लूजन प्रभावित हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी किसी न किसी इकोनॉमिक मैकेनिज्म को पूरी करनी ही होगी। इसलिए सरकार के पास दो कंपीटिंग कंसीडरेशन हो सकते हैं, पहला अफोर्डेबिलिटी और दूसरा सस्टेनेबिलिटी। तो फिलहाल व्हाट्सएप पर चलने वाले सभी तरह के खबरों से दूरी बनाइए। अभी तक ऐसे कोई चार्ज की क्लैरिटी हमारे पास में नहीं है और मैं सभी तरह के कंफ्यूजन आपके लिए क्लियर कर देता हूं। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस तीनों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से जुड़े मैकेनिज्म हैं, लेकिन तीनों को बिल्कुल आइडेंटिकल मत समझिए। इनकी आर्किटेक्चर, पर्पस, सेटलमेंट मैकेनिज्म और एप्लीकेबल बैंकिंग फ्रेमवर्क सब अलग अलग है। इसीलिए किसी एक सिस्टम के चार्ज स्ट्रक्चर को उठाकर दूसरे में मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई को लेकर जीरो एमडीआर पॉलिसी पर भी चर्चा अलग अलग की जा रही है और इन दोनों ही पॉलिसी को बहुत डिटेल में मैं समझा सकता हूं आपको, लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं। अदरवाइज इकोनॉमी की क्लास हो जाएगी लॉ की क्लास में और इकोनॉमी बहुत हैवी हो जाएगी समझने के लिए। तो फिलहाल तो ये क्लैरिटी रखिए कि चार्जेस के बारे में कोई भी क्लियर इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में नहीं है। किसी भी तरह की अफवाह से बचिए और सही जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय हिंद।